सम्यक डेमोक्रेसी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सम्यक डेमोक्रेसी में ये मेरा दूसरा वीडियो जारी हो रहा है और ये बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आज जो देश की ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को करीब करीब जो समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो उसको कम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उस मुद्दे पर ये वार्ता है। सभी बंधुओं को नमस्कार। आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं, पेपर में, समाचार पत्र में, टीवी मीडिया पर आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इस पर चर्चा भी हुई है कि आज जो केंद्र में सरकार है वो एससी एसटी ओबीसी का जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसको करीब करीब समाप्त करने जा रही है। ये घोषित तौर पर कहते तो नहीं हैं कि हम आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से आरक्षण के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के आदेश हो रहे हैं या विभिन्न न्यायालयों में पीएलआई पड़ रही है, उस पीआईएल में जिस ढंग से केंद्र सरकारें या राज्य सरकारें या जो सत्ता में हैं लोग, वो कायदे से अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके कारण कुछ ऐसे आदेश हो जा रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है और सरकारें उन आदेशों को आंख मूंद करके लागू कर रही हैं। उनके बारे में कोई फर्दर रिव्यू पिटीशन या उनके किसी और जो संवैधानिक उपचार है, जो न्यायिक उपचार है, उसके संबंध में विचार नहीं कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि करीब करीब 3 ऐसी इधर व्यवस्थाएं की गई हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार द्वारा, जिससे करीब करीब आरक्षण का कोई अर्थ माने अब नहीं रह जा रहा है। पहली चीज़ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि जो एससी एसटी या ओबीसी के अभ्यर्थी अपना उम्र का लाभ लेंगे या चांस का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हर नियुक्तियों में उम्र की एक अधिकतम सीमा भी निर्धारित है और कितने बार आप परीक्षा में बैठेंगे इसकी भी सीमा निर्धारित है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ छूट दी गई है, उम्र की भी और चांस की भी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया कि जो इसका लाभ उठाएंगे उनको उसी वर्ग में माना जाएगा। आदेश तो मात्र इतना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आदेश का एक जनरल सामान्य आदेश पारित कर दिया कि अब जो भी एससी में भरेगा एससी में कंसीडर होगा, एसटी में भरेगा एसटी में कंसीडर होगा, जो ओबीसी में अभ्यर्थी होगा उसका विचार सिर्फ ओबीसी के रूप में होगा। तो इस प्रकार से इसका परिणाम ये हो रहा है कि ओबीसी एससी और एसटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके आरक्षण की एक सीमा निर्धारित हो गई 50% के अंदर। पहले ये होता था कि जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें सारे लोगों की मेरिट एक साथ पहले बनती थी और 50% अभ्यर्थियों का चयन जनरल मेरिट से होता था, यानी मेरिट से होता था, शुद्ध रूप से मेरिट पर होता था, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों। तो इन वर्गों के काफ़ी अभ्यर्थी, लगभग 15 से 20%, कभी कभी 30%, ये सामान्य कैटेगरी में आ जाते थे और बाकी जो इन कैटेगरी के अभ्यर्थी बचते थे उनका विचार उनके संबंधित कैटेगरी में होता था। तो आरक्षण 50% की सीमा से बढ़ कर के ओबीसी एससी या एसटी वर्ग के व्यक्ति अभ्यर्थी जो है वो लगभग 60%, 70%, 75% तक कई नियुक्तियों में उनका चयन हुआ है। अब इसका ये परिणाम होगा कि 50% लोगों 50% रिक्तियाँ 85% लोगों के लिए हो गई और 15% लोगों के लिए 50% रिक्तियाँ हो गई।
यानी एक प्रकार से आरक्षित वर्ग के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया गया कि आप 50% से अधिक नियुक्तियां नहीं पा सकते। और जो गैर आरक्षित वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जिन्हें कहते हैं, उन 15% लोगों के लिए 50% का आरक्षण हो गया। और इसी फार्मूले के कारण अभी नीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें हज़ारों अभ्यर्थी जो जनरल मेरिट में जाते उनको उनके संबंधित ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके कारण हज़ारों जो इस वर्ग से और डॉक्टर बनते वो वंचित रह गए। इसी प्रकार से अन्य परीक्षाओं में भी किया जा रहा। आईएएस की परीक्षा में भी किया गया। जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में जाना चाहिए था उनको सामान्य वर्ग में न रह करके उनको संबंधित कैटेगरी में रखे, जिसके कारण नीचे से जो और अभ्यर्थी हो जाते थे वो होने से वंचित रह गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस पर कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल भी उठाया, एससी ओबीसी के लोगों ने, लेकिन कदाचित केंद्र सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और इस संबंध में कोई व्यापक आंदोलन, कोई विरोध, कोई जनाक्रोश भी व्यापक तौर पर नहीं हो पाया, जिससे कि केंद्र सरकार के सेहत पर कोई फर्क पड़ता। उसको ये महसूस होता कि एक बहुत बड़ा मेरा वोटर नाराज़ हो रहा है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर से जाना चाहिए, या जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करके केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया उस पर किसी पुनर्विचार की ज़रूरत है। इसको भी उचित नहीं समझा, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और भविष्य में भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दूसरी एक व्यवस्था आरक्षण को कम करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए या उसका असर कम करने के लिए, जिसे अंग्रेजी में डाइल्यूट शब्द कहते हैं, डाइल्यूट करने के लिए कि आरक्षण तो बना रहे लेकिन व्यवस्था तो रहे लेकिन आरक्षण मिल न पाए, तो उसके लिए इन लोगों ने ये किया कि पहले जितने विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जो रिक्ति होती थी उसकी गणना पूरे विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर किया जाता था। जैसे एक विश्वविद्यालय में जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट के पद हों, उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता था और एक साथ जोड़ करके आरक्षण की व्यवस्था उसमें करके तब नियुक्तियां की जाती थी, तब भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। लेकिन इन दिनों भारत सरकार ने एक ऐसा आदेश कर दिया कि अब यूनिवर्सिटी के जितने विभाग हैं सब में पद अलग अलग माने जाएंगे, और जब अलग अलग माने जाएंगे तो 1 या 2 पद होंगे प्रत्येक डिपार्टमेंट में रिक्तियों में। अब 1-2 पद अगर होंगे तो उन्होंने एक 13 बिंदु का एक रोस्टर जारी किया है। उस रोस्टर के अंतर्गत फिर ओबीसी, एससी और एसटी लोगों की नियुक्ति ही नहीं हो पाएगी, जिसका ये बड़ा स्पष्ट प्रभाव पड़ा कि अभी आपने देखा कि कई विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में जातिवाद का आरोप लगा। तो जातिवाद का आरोप इसलिए लगा कि जितनी रिक्तियां थी सबको अलग अलग उन्होंने मान लिया। जब मान लिया तो कहीं अगर 60 रिक्ति है तो 60 में से पता चला कि 55 रिक्तियां गैर आरक्षित वर्ग के हो रहे हैं, 4-5 लोग बमुश्किल अपने मेरिट से या किसी तरह से उनका चयन हो रहा है। तो ये पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इस ढंग से इन लोगों ने भर्तियां कर ली, और जब भर्तियां कर ली, बहुत तेज़ी से भर्तियां कर ली, तो इन्होंने उस आदेश को स्थगित कर दिया। आपको जब उस आदेश को स्थगित ही करना था, जब आपको पता था कि इससे आरक्षित वर्ग का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय हैं हमारे बौद्धिक केंद्र हैं, और तमाम लड़के एससी, एसटी, ओबीसी के पीएचडी किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं, उच्च शिक्षित हैं, मेरिटोरियस हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में गैर आरक्षित वर्ग के लोग बीसी हैं, या प्रभाव के पद पर बैठे हुए हैं, या निर्णय लेने के, डिसीजन लेने के स्थिति में हैं।
तो वो डिसीजन अपने लोगों के पक्ष में ले रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जितनी यूनिवर्सिटीज़ में इस आदेश के पास भर्ती हुई, ज़्यादातर उसमें 90-95% गैर आरक्षित वर्ग के लोग भर्ती हुए। कुछ विश्वविद्यालयों में तो ये भी देखने को मिला कि आरक्षित वर्ग का एक भी लड़का उनको योग्य नहीं मिला। और जब यह व्यवस्था रहेगी और चुनने वालों को ही तय करना है, तो और आरक्षण का वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आरक्षण की अगर व्यवस्था नहीं है तो जहाँ मेरिट से नियुक्तियाँ होनी है तो मेरिट जो तय करने वाला है वो मेरिट अपने में ही देखेगा। ये इस देश की एक मेंटलिटी है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। ये कई 100 सालों से चली आ रही है और एकाएक लोगों से उम्मीद किया जाए जो सत्ता के प्रतिष्ठान पर बैठे रहे, जो अपने को वरिष्ठ समझते हैं, सर्वोच्च समझते हैं समाज में, उनकी मेंटलिटी परिवर्तित हो जाएगी। उनका जो आत्मनिष्ठ जो विश्लेषण करने का तरीका है, उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। तो ये उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो भारत सरकार ने दूसरा ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला आदेश पारित किया और उसको स्थगित कर रखा है। स्थगित, आप सभी जानते हैं कि स्थगित करने का क्या अर्थ हुआ। स्थगित करने का ये अर्थ हुआ कि जब बहुत बड़ा विरोध होने लगा तो इन्होंने कुछ समय के लिए टाल दिया। ये जो 85% लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, इनके सब्र का, इनके धैर्य का, इनके आक्रोश का एक आकलन करना चाहते हैं। और मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि इन्होंने आकलन कर दिया है कि इन लोगों पर कोई लगता है कि जैसे असर ही नहीं हुआ हो और समाज में कोई बहुत बड़ा इसका विरोध नहीं हुआ। और तथाकथित ये जो पिछड़े दलित वर्ग की पार्टियां हैं और जो ये पिछड़े और SC ST वर्ग के नेता लोग हैं, जिनको कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, जो सामाजिक न्याय के झंडावरदार हैं, उनका रात दिन गाना गाते रहते हैं और इसी मुद्दे पर पूरे लोगों को मोबिलाइज करके उनका नेतृत्व करना चाहते हैं और नेता बने भी, सत्ता में भी आए, मुख्यमंत्री बने, तमाम पदों पर रहे। ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टियों को इन मुद्दों को उठाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ये नहीं उठाया। तो इन लोगों को आभास हो गया है कि अगर हम जो भी आदेश पारित करें इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने की संभावना नहीं है। तीसरा, जो आरक्षण को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में भी हमारी केंद्र सरकार सम्मिलित है। और ये साजिश सिर्फ वर्तमान BJP सरकार के समय की शुरुआत नहीं है, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के समय से ही हो गई थी। उन्हीं के समय ये बना था, नियम ये प्रस्तावित किया गया था कि जितनी हमारी संस्थाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे IITs हैं, IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इस प्रकार के जो हमारे तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सरकारी सेक्टर के, तो ऐसे शिक्षा के बड़े प्रतिष्ठानों को स्वायत्त बना दिया जाए, जिसको अंग्रेजी में ऑटोनॉमी कहते हैं। स्वायत्तता और ऑटोनॉमी, उनको ऑटोनॉमी देने का आदेश भी भारत सरकार के जो कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय उसके द्वारा जारी कर दिया गया। और ये भी आश्चर्य की बात है कि उसको कई विश्वविद्यालयों ने बिना एकेडमिक काउंसिल में गए उस चीज़ को उन्होंने मान भी लिया। इस जो स्वायत्तता है, इसका तर्क तो बहुत दिया जाता है, इससे गुणवत्ता बढ़ेगी, इससे राज्य कोष से पैसा न जा कर के स्वतः अपने संसाधनों से इसका संचालन होगा और विश्व के समकक्ष हमारी संस्थाएं आएंगी। कई लॉजिक इसके हैं जिसके तहत ये स्वायत्तता उसको प्रदान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो 3 दुष्परिणाम बड़े स्पष्ट हैं, जिसका आरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पहला इसका प्रभाव तो ये पड़ेगा कि स्वायत्तता के कारण प्रवेश में, यानी जो बच्चे इन संस्थाओं में प्रवेश ले लेते थे आरक्षण के आधार पर, अब प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यानी आरक्षित वर्ग के बच्चे आरक्षित वर्ग के होने के कारण इसमें प्रवेश नहीं पा पाएंगे। सिर्फ इनकी जो अपनी
प्रवेश की व्यवस्था होगी। उस प्रवेश की व्यवस्था में जो कुछ इंट्रेंस पास कर लेंगे, प्रवेश परीक्षा पास कर लेंगे, मात्र वही प्रवेश पा पाएंगे। महंगा भी तो दूसरी चीज जो इसका दुष्परिणाम ये होगा, दूसरा दुष्परिणाम ये होगा कि जो स्टाफ की नियुक्ति होगी उसमें भी आरक्षण नहीं लागू होगा। जब उसमें आरक्षण नहीं लागू होगा तो अभी आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में कहीं भी आरक्षित वर्ग के लोग नहीं हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग नहीं हैं। और ये आप जानते हैं कि सारे विश्वविद्यालय बौद्धिक संपदा के केंद्र हैं, बौद्धिक विकास के केंद्र हैं। और जब बौद्धिक विकास के केंद्र में हम लोगों की भागीदारी नहीं रहेगी, आरक्षित वर्ग की भागीदारी नहीं रहेगी, जहाँ से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है आज के समाज की। और आप जानते हैं कि आज हम ग्लोबल सोसाइटी या तकनीकी सोसाइटी बनते जा रहे हैं। विश्व में ज्ञान विज्ञान का कितना बड़ा रोल है। तो उसमें जो जहाँ से ज्ञान पैदा हो रहा है वहाँ अपना आदमी नहीं रहेगा, वहाँ शोध करने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो हम लोगों के जो इश्यूज हैं, जो बातें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण और बहुत ज़्यादा शोध नहीं हो पाएगा। और हमारे समाज के बीच, आरक्षित वर्ग के बीच बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा उनका अभाव होगा, और आज भी अभाव है। और विश्वविद्यालयों में कहीं भी हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा कि ऑटोनॉमी देने से भारत सरकार ये कर रही है कि हम धीरे धीरे इन संस्थाओं का वित्त पोषण बंद कर देंगे। वित्त पोषण अभी जो आदेश जारी किया है उसमें ये किया गया है कि हम 30% पहली बार वित्त पोषण कम करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी संस्था को 1000 करोड़ का साल भर में वित्त पोषण किया जा रहा है तो अब उसको 700 ही करोड़ होगा, यानी 300 करोड़ अपने संसाधन से पैदा करेंगे। अगले साल हो सकता है 30% के बजाय 40 कर दें, फिर अगले साल उसको 50 कर दें, फिर धीरे धीरे उसको 0 पर लाएंगे। यानी ये संस्थाएं अपने से ही अपने वित्तीय संसाधनों से चलाएं, यही इनका स्वायत्तता है। और चाहे विदेशी प्रोफेसर लाएं, चाहे जिसको लाएं, चाहे जैसे भर्तियां करें, चाहे जैसे प्रवेश लें, चाहे जैसे फीस का स्ट्रक्चर तय करें, तो इसका परिणाम ये होगा कि आज जो गरीब घर के बच्चे जो हमारे मात्र 4000 फीस में साल भर में पढ़ रहे हैं, वो 4 लाख उनको फीस देनी पड़ेगी। जहाँ 4 लाख फीस है वहाँ 40 लाख फीस हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आरक्षित वर्ग के बच्चे ही नहीं, जो प्रतिभाशाली मेधावी बच्चे हैं आरक्षित वर्ग के, वो तो यहाँ आकर के पढ़ ही लेते थे, गरीब घर के बच्चे भी। ये जो गैर आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, ये गैर आरक्षित वर्ग के बच्चे भी ये अब उनमें प्रतिभा चाहे जितनी हो, अगर वो गरीब हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इन संस्थाओं में, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा हो जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो आरक्षित वर्ग को विभिन्न जगहों पर जो आरक्षण दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश में, वो इसलिए तो दिया ही गया है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सबसे बड़ी जो उनकी समस्या है कि वो आर्थिक रूप से भी बहुत विपन्न है। और आर्थिक रूप से विपन्न होने के कारण आरक्षित वर्ग के बच्चे जब इन संस्थाओं में प्रवेश पा लेते थे तो पढ़ लेते थे, अब वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। गरीब घर के गैर आरक्षित वर्ग के भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा का जिस ढंग से महंगी शिक्षा की जा रही है, जिस ढंग से शिक्षा में प्रवेश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, नियुक्तियों में आरक्षण किया जा रहा है स्वायत्तता के नाम पर, ये प्रकारांतर से आरक्षण को समाप्त करने का है। भारत सरकार पहले ही तमाम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर कि हम जो है सरकारी ये जो हमारी तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उनका डिसइन्वेस्ट कहते हैं, विनिवेश कर दिया, यानी उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया। ये ठीक है कि राज्य को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी संस्थाएं जो पहले से स्थापित थी, जो लाभ में चल रही थी, उनका विनिवेश इसलिए किया गया था कि ये आरक्षित वर्ग के लोग जो नौकरियां पाते थे वो भी नौकरियां उसमें न पाएं। तो आरक्षण के ये बहुत बड़े खतरे हैं। इन खतरों से पता नहीं कब लोग आगाह होंगे, और इन खतरों से आगाह होकर के कब इनका आक्रोश जगेगा, कब अपना विरोध प्रकट करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बहरहाल ये जो खतरा है, मेरा काम था आगाह करना, मैंने कर दिया। धन्यवाद।
इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को सम्यक डेमोक्रेसी पर देख रहे हैं और कृपया आप सम्यक डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें, जिससे समय समय पर जो भी वीडियो जारी हो आप तक पहुंच सके। और उसमें एक जो घंटी का आइकन है उसे भी बजाएं, जिससे उसको भी दाब दें, जिससे कि आपके पास वीडियो सम्यक डेमोक्रेसी के वीडियो समय समय पर पहुंच सके।